Good morning dear students. Today we will discuss shapes of atomic orbitals. तो shapes of atomic orbital में बेटा आप ये देखते हैं कि हमने मेन एनर्जी लेवल्स पढ़े थे कि n की वैल्यू जब 1 होगी 2 होगी 3 होगी 4 होगी, तो हमने ये पढ़ा था कि लेवल्स में, इन एनर्जी लेवल्स में कुछ क्या होते हैं, सबशेल्स होते हैं। जैसे 1 के अंदर क्या होता है, s होता है, 2 के अंदर क्या होता है, 2s और 2p होता है, ठीक है। 3 के अंदर क्या होता है, 3s 3p और 3d होता है, ठीक है। और फिर इन सब शेल के अंदर हमने ऑर्बिटल्स को सर्च किया था, ठीक है। तो हम आज क्या करने वाले हैं, इन ऑर्बिटल्स की शेप को डिस्कस करने वाले हैं कि s के ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 होते हैं, उनकी शेप क्या होगी, d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं तो उनकी शेप क्या होगी, और f का अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 1s में जो ऑर्बिटल होता है वो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो हम शेप पढ़ेंगे पहले s ऑर्बिटल की, ठीक है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो शेप्स की इंफॉर्मेशन कैसे पता लगी, देखिए बड़ा सिंपल था। हमने क्या किया, हमने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, r वर्सेस वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन आपने पढ़ा है पहले स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, दिस इज वेव फंक्शन। तो ये वेव फंक्शन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है बच्चों, वेव फंक्शन आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, साई स्क्वायर से ईजिली ये बता पाते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो साई स्क्वायर का हम यूज़ करते हैं बेसिकली। तो अभी तो हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे एक बार साई वर्सेस आर का, ठीक है। तो उसमें आप देखिए कैसा ग्राफ आपको मिलता है। तो ग्राफ कुछ आपको ऐसा मिलता है, ठीक है, कि पहले जब रेडियस आर की वैल्यू बहुत कम थी तो इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से, ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से मैं जैसे जैसे दूर जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ तक मैक्सिमम है। तो मैंने वहाँ पर क्या करना शुरू कर दिया, वहाँ पर डॉट लगाना शुरू कर दिया। और जब मैं डॉट लगाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का क्या मिलता है, एक डायग्राम मिलता है, और इसकी जो शेप होती है कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। और जब मैं अगर मान लीजिए किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव करता हूँ, एक बार मैंने इस डायरेक्शन में मूव किया और फिर मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ, फिर इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ, तो मुझे हर बार वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, मतलब सेम डिस्टेंस से मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मिल रही है मैक्सिमम। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, जब हम एस की बात कर रहे हैं, 1s की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिला कि जो आपका एस है वो कैसा है, स्फेरिकल है। एस इज इन स्फेरिकल शेप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के होने तक की, इलेक्ट्रॉन के होने की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी जिस एरिया में होगी पर्टिकुलर, उस एरिया को मैंने इस डॉट से दिखाया है। तो ये एरिया मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलता है, स्फेरिकल देखने को मिलता है, तो इसलिए मैंने क्या बोला, एस क्या है, स्फेरिकल शेप का है। और जब मैंने क्या किया, मैंने ग्राफ प्लॉट किया 2s के लिए, ठीक है। तो ग्राफ 2s के लिए प्लॉट किया तो छोटा सा चेंज था, जब साई का आपने ग्राफ प्लॉट किया वर्सेस आर, आर क्या है, रेडियस है, ठीक है, साई आपका वेव फंक्शन है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आया आपका कि एक बार ये डिक्रीज़ कर जाता है और फिर इंक्रीज़ करता है, एंड देन ऑलमोस्ट इन्फिनिटी तक ऑलमोस्ट जीरो रहता है। तो इसमें आप ये पढ़ लेते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो जब हमने इस ग्राफ के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाई किसकी, 2s ऑर्बिटल के लिए, तो मुझे क्या देखने को मिला, जब मैंने न्यूक्लियस से जब मैं चला r डिस्टेंस पे, जब 2s की बात हो रही है बच्चों, तो उसमें एक कुछ पर्टिकुलर एरिया तक मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। फिर एक ऐसा पोर्शन आता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जो ये वाला पोर्शन है बेटा, ये जो पोर्शन है यहाँ की बात कर रहा हूँ कि कुछ पर्टिकुलर एरिया था जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होता, उसे आप क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, नोड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो हो। तो कुछ जब मैं टाइम तक चला तो ये इलेक्ट्रॉन
के मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ तक क्या थी, कम थी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर से इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मुझे मिल जाती है, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूँ जब मैं 2s की बात करता हूँ, तो 2s में मुझे क्या देखने को मिलता है, स्फेरिकल देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें भी मैं जब डिफरेंट डायरेक्शन में जब मैं मूव करता हूँ विद सेम डिस्टेंस, तो मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी सेम डिस्टेंस से मिल रही है। और यहाँ पे खास बात ये थी कि यहाँ पे एक ऐसा एक एरिया था बीच में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। मतलब इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो इसे हमने क्या नाम दिया, नोड का। तो 2s के अंदर बेसिकली क्या था, एक नोड थी, ठीक है। तो 2s भी क्या था, स्फेरिकल ही था, लेकिन 1s के कंपैरिजन में 2s का साइज जो था वो ज़्यादा था। और 1s के अंदर कोई भी नोड नहीं थी, कोई भी नोड नहीं थी, इसे बोलते हैं आप नोड, जो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 थी। फिर उसके बाद 2s में 1 नोड आ गई। उसके बाद मैं 3s में बात करूँ तो 3s में कितनी नोड आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। फिर 4s की बात करूँ तो उसमें 3 नोड आ जाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है नोड कैलकुलेट करने का, ठीक है। देखिए ये आपका नोडल सरफेस होता है, ये आपको कैलकुलेट करना होता है किस फॉर्मूला से, इसे रेडियल नोड भी कहते हैं, ठीक है। अभी जस्ट आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसमें जस्ट बेसिक पढ़ना है। तो रेडियल नोड क्या होती है, n-l-1। तो आप वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। देखो s की वैल्यू तो क्या रहने हैं, 0। तो सिंपली अगर मैं s 1s 2s 3s 4s की बात कर रहा हूँ तो n-1 करूँगा तो भी मेरे पास रेडियल नोड आ जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो 1 - 1 0, 2 - 1 दैट इज़ 1, 3 - 1 दैट इज़ 2, 4 - 1 दैट इज़ 3। इट मीन्स 4s के अंदर क्या होंगे, 3 नोड होंगी। और जिसमें जितनी ज़्यादा नोड बढ़ती जाएंगी उनका साइज़ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। साइज़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये हमें कुछ ग्राफ मिला किसके लिए, 1s 2s के लिए, और उसके बेसिस पर हमने s ऑर्बिटल की शेप को प्रिडिक्ट किया, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं p ऑर्बिटल पे कि p ऑर्बिटल आपको कैसा देखने को मिलेगा। तो p ऑर्बिटल में कुछ ऐसा ही किया गया। जब p ऑर्बिटल को चेक किया गया, देखिए तो s की तो आपको शेप क्लियर हुई, यस। अब p ऑर्बिटल पर आ रहे हैं बेटा, p ऑर्बिटल पर आ रहे हैं। तो p ऑर्बिटल में सबसे पहले मैंने बात की p ऑर्बिटल के l की वैल्यू, ठीक है। p ऑर्बिटल की जो l वैल्यू होती है दैट इज़ 1। तो मैंने आपको बताया था जो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी +1, -1 और 0 होंगे। तो 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि जो p है वो डायरेक्शन कुछ रखेगा कि उसकी कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मिलेगी, अगर उस डायरेक्शन में नहीं चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो जब p के लिए ग्राफ प्लॉट करके देखा तो ये पाया कि कुछ इस तरीके का रीजन आपको देखने को मिलता है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मतलब मैं सिर्फ x एक्सिस पर जब मैं चलता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलता है, शुरू में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कम होती है और फिर बढ़ती चली जाती है। कुछ ऐसे। तो जब मैंने इसको कवर किया तो कुछ इस तरीके का शेप देखने को मिला, ठीक है। और इसी तरीके से इसके अपोजिट भी मुझे कुछ इसी तरीके की इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी देखने को मिली। तो बीच में जो ये प्लेन था, जो इन 2 लॉब्स को, इन्हें क्या कहेंगे, लॉब्स कहेंगे। ये आपके क्या है, लॉब्स, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है कुछ, ठीक है। और ये जो नोडल प्लेन, इसको बोलते हैं आप नोडल प्लेन, ठीक है। इससे पहले आपने पढ़ा नोडल सरफेस, ये है आपका नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन वो होता है जो कट करता है 2 लॉब्स को, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट की जब हम बात करेंगे, ये जो पॉइंट मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर हम कहेंगे ये क्या है, नोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा ही नहीं, ठीक है। तो जब हम p ऑर्बिटल में चल रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन है। देखिए इससे पहले हमने जब s की बात करी तो s में l की वैल्यू 0 होती है तो वो डायरेक्शनल s होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर l की वैल्यू है और उसके बेसिस पर हम क्या कह रहे हैं कि इसकी मुझे डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो एक बार मैं x एक्सिस पर देखता हूँ, एक बार मैं y एक्सिस पर देखता हूँ। तो y एक्सिस पर भी मुझे कैसा देखने को मिलता है, ये मान लीजिए y एक्सिस है, ये आपका x है, तो वहाँ पर भी मुझे यही इसी तरीके का देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद मैं जब चलता हूँ
जेड एक्सिस पर, मतलब अगर मैं मान लो न्यूक्लियस में एक बार एक्स डायरेक्शन पे चलूँ, एक बार वाई डायरेक्शन पे चलूँ और एक बार जेड डायरेक्शन पे चलूँ, तो मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा सपोज जेड है, ठीक है, ये जेड है, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके की शेप बनेगी। तो इस बेसिस पर हम क्या करते हैं, पी को नेम देते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पी एक्स, ये आपका हो जाएगा पी वाई और ये आपका हो जाएगा पी जेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 2p के अंदर क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उन तीनों ऑर्बिटल्स की मैंने क्या बताई आपको, शेप बताई है। तो 2p के 3 ऑर्बिटल्स होंगे 2px, 2py एंड 2pz, और इन शेप को बोलते हैं डम्बल शेप। ये जो शेप बनाई है दैट इज डम्बल शेप, डम्बल शेप। ठीक है, इसे आप कहते हैं डम्बल शेप। ठीक है, और यहाँ पे एक बार हम 2p की बात करेंगे, फिर हम चलेंगे 3p पर और फिर 4p पर। तो जैसा हमने एस में रिजल्ट देखा वैसा ही कुछ रिजल्ट मुझे देखने को मिलता है किस में, पी के केस में। जैसे मैं देखिए फर्स्ट शेल के अंदर तो सिर्फ एस होता है, तो हम आगे से स्टार्ट करेंगे। 2p की जब हम बात करते हैं तो उसमें नोड नहीं है। कौन सी नोड नहीं है, सरफेस वाली नोड नहीं है। एक ये नोडल प्लेन है, ठीक है, ये तो नोडल प्लेन है जो 2 लोब्स को कट कर रही है। एक आपकी कौन सी होगी, रेडियल नोड होगी, जो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, n-l-1। और जो ये नोडल प्लेन है इसको आप बोलते हैं प्लेनर नोड्स। ये जो कट कर रही है इसको, इसे आप क्या कहते हैं, प्लेनर नोड्स, प्लेनर नोड्स बोलते हैं बेटा। तो 2 तरह की नोड्स बेसिकली आप पढ़ते हैं, तो दोनों का मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। तो फिलहाल तो अभी ये सोचिए यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ कौन सी नोड की बात कर रहा हूँ, रेडियल नोड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2p में क्या होती है, 0 होती है, 3p में क्या होती है, 1 होती है, 4p में क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, फॉर्मूला वही है n-l-1 करके। ठीक है, तो मैं ये देखता हूँ, मुझे पता है कि अगर नोड्स बढ़ेंगी तो साइज जो होगा ऑर्बिटल का बढ़ता जाएगा। तो 2p के कंपैरिजन में जो 3p होगा वो साइज में ज़्यादा होगा, 4p साइज में और ज़्यादा होगा, लेकिन जो शेप रहेगी सबकी क्या रहेगी, डम्बल रहेगी। अगर हम 2px की बात करेंगे तब भी यही शेप रहेगी, 3px की बात करेंगे तब भी यही रहेगी, 4px की बात करेंगे तब भी यही रहेगी। जस्ट क्या चेंज आ जाएगा, जो लॉब का साइज़ है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आप पढ़ते हैं किसमें, पी में पढ़ते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ कैसे इसमें, क्योंकि अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में ज़्यादा अगर डिस्कस करेंगे तो ये चैप्टर फिर है ना हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो हम जस्ट रिजल्ट पढ़ रहे हैं अभी, हमारे जो सिलेबस में सिर्फ रिजल्ट हैं, तो उन रिजल्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डी पर। तो डी पर जब हम चले और ग्राफ प्लॉट किया तो डी पर हमें कुछ ऐसा देखने को मिला कि वहाँ पर डम्बल टाइप शेप थी। ठीक है, कुछ जब आप न्यूक्लियस से चलेंगे डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे, तो आपको पता है डी में भी एल की कुछ वैल्यू है। क्या होती है डी में एल की वैल्यू 2 होती है। तो पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी होगी, +2 से लेके -2, तो +1 0 -1। ठीक है, तो 5 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो इनके बेसिस पर 5 टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब की बार जो लॉब है वो कैसे है, 3 जो ऑर्बिटल्स है उनकी लॉब कैसे है, एक्सिस के बीच में है। ठीक है, ऐसे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एक चीज़ और, जब हमने P बनाया था तो P में डंबल था और उसमें हम क्या करते हैं, एक जो लॉब होते हैं उसको पॉजिटिव साइन देते हैं और एक को नेगेटिव। ये चार्ज नहीं है, ये वेव फंक्शन है। ठीक है, और जब हम D की बात करते हैं तो D में क्या होता है, जो 2 अपोजिट लॉब्स होंगे उनको सेम साइन देंगे, पॉजिटिव, इस पर क्या देंगे, नेगेटिव। ठीक है, जब D में हम बात कर रहे होंगे तो D में मुझे कुछ ऐसी शेप देखने को मिली जब मैंने उसका डायग्राम बनाया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी का डायग्राम बनाया। ठीक है, न्यूक्लियस से जब मैं कुछ डिस्टेंस पे चला तो कुछ ऐसा मुझे डायग्राम देखने को मिला पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो x और y के बीच में मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला। जब मैं y और x के बीच में जाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। जस्ट एक्सिस चेंज हो जाएंगे, शेप आपको जस्ट सेम देखने को मिलेगी, y और x। ये तो y और z ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब y और z एक्सिस के बीच में अगर चलूँ तो लॉब मुझे मिलेगी। तो
ये रहेगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं डंबल है, 2 डंबल है तो डबल डंबल, ठीक है। अब अगर नोडल प्लेन की बात करूँ, देखिए 2 मैंने आपको नोड्स बताई हैं, एक रेडियल नोड बताइए, प्लेनर। तो जब नोडल प्लेन की बात करूँगा तो दैट इज़ प्लेनर नोड्स और एंगुलर नोड्स। और जब यहाँ से इस फॉर्मूले से मैं कैलकुलेट करता हूँ दैट नोड्स आर रेडियल नोड्स, और वो क्या होते हैं, नोडल सरफेस होते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, एक तो इस प्लेन से कट रहा है ये और एक इस प्लेन से कट रहा है, ठीक है। तो 2 प्लेन आ रहे हैं, तो इसका मतलब डी के अंदर क्या होगा, डी के अंदर क्या होगी, 2 प्लेनर नोड्स होंगी, ठीक है। समझ रहे हैं, 2 नोडल प्लेन होंगी बेसिकली, ऐसे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें कितनी रेडियल नोड्स होंगी, ठीक है। तो देखिए अब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 3D से होगी। तो 3D में हम पुट करते हैं वैल्यूज़, तो यहाँ पर आएगी 0, फिर 4D, फिर 1, फिर 5D, फिर 2। तो आपको पता है जैसे जैसे 3D से मैं 5D की तरफ चलूँगा या 6D की तरफ चलूँगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे ये देखने को मिलेगा बेटा कि जो साइज़ है ऑर्बिटल्स का वो बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर मैं बात करूँ 3DXY की, ये आपका बोला जाएगा DXY, ठीक है। ये आपका बोला जाएगा DYZ, क्योंकि यहाँ पर जो लोब है y और z एक्सिस के बीच में, यहाँ पर जो लोब है वो x और y के बीच में। तो इस तरीके से मैं एक तीसरा और बनाता हूँ जिसमें आप क्या देखते हैं, एक एक्सिस रह गया, XY आपका हो गया है, YZ हो गया है, XZ हम ले लेते हैं। x और z के बीच में आपको कुछ इस तरीके की शेप देखने को मिलेगी, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो 3 ऑर्बिटल्स तो कुछ ऐसे होते हैं और 2 ऑर्बिटल्स आपके क्या होते हैं, देखिए 2 ऑर्बिटल्स की शेप देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ये आपको dx पे देखने को मिलता है और ये y पे, मतलब dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में जो लॉब होंगी, जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होंगी, वो कहाँ पर होंगी, एक्सिस के ऊपर होंगी। इससे पहले एक्सिस के बीच में चल रही थी। तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये क्या नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, ठीक है। एक जो लास्ट है आपका वो थोड़ा सा अलग है सब में, उसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होगी। आप देखिए यहाँ पे भी नोडल प्लेन है, आप देखेंगे यहाँ पे भी नोडल प्लेन है, 2 नोडल प्लेन है। और जब हम बात करते हैं DZ स्क्वायर की, तो यहाँ पर z एक्सिस मैं ले रहा हूँ, DZ स्क्वायर में बना रहा हूँ, ठीक है। y इसमें आप दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो कुछ ऐसी आपको शेप देखने को मिलेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे दूसरी लॉब नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इससे पहले वालों में सब में 2-2 लॉब थी ना, इसमें 2 लॉब नहीं है, 1 लॉब है। और जो दूसरा पार्ट होगा, जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा, वो एक रिंग होगा, रिंग की तरह से इसके चारों तरफ फैला हुआ होगा, और उस रिंग के अंदर क्या होगा, नेगेटिव वेव फंक्शन होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा DZ स्क्वायर। तो इसको आप कट करके देखो, कहीं ऐसा रीजन नहीं आएगा, कोई ऐसा नोडल प्लेन नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, DZ स्क्वायर आपका कौन सा होगा, ये आपका DZ स्क्वायर है। तो DZ स्क्वायर आपका ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल होगा जिसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं है, ठीक है। बाकी सभी d ऑर्बिटल्स में है, लेकिन सिर्फ इसी d ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन नहीं है। तो ये बेटा शेप्स हो जाती हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप में आपने s को पढ़ा, s क्या है, स्फेरिकल इन शेप है, p आपका डंबल है और d आपका डबल डंबल है। तो ये एक बार आपको ड्रॉ करके देखनी है, एक्सिस आपको जरूर ध्यान रखने हैं, ठीक है। और रेडियल नोड मैंने आपको बताया, रेडियल नोड आप समझ गए होंगे, दैट इज़ नोडल सरफेस। तो नोडल सरफेस या रेडियल नोड, या इसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल नोड, क्योंकि ये स्फेरिकल दिखती है ना। रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, n-l-1 है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर होंगे। एक होगा आपका प्लेनर नोड्स, जिसे आप क्या कहते हैं, एंगुलर नोड्स। तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट जिस भी ऑर्बिटल की एल वैल्यू, जिस भी ऑर्बिटल के लिए निकालना उसकी एल वैल्यू देख लीजिए, उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, एंगुलर नोड्स होंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, मुझे बोला गया, जैसे देखिए 4D के अंदर बताइए रेडियल नोड्स कितनी है और एंगुलर नोड्स कितनी है। तो देखो एंगुलर नोड तो बड़ा सिंपल है, या प्लेनर नोड जो मैं कह रहा हूँ बड़ा सिंपल है। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है, 2, इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 2। अब रेडियल नोड की बात करूँ तो एन की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू क्या है, डी की कितनी है, 2 - 1, दैट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स 4D के अंदर एक रेडियल नोड प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी रेडियल नोड्स आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर ऑर्बिटल,
और इसी तरीके से प्लेनर नोट्स भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका बेटा शेप्स है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना। और एक 3D पिक्चर मैं और इसके साथ ऐड कर देता हूँ ताकि आप ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएँ शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को।